नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं पूनम शर्मा और मैं सरकारी माध्यमिक विद्यालय महादीपुर जिला पटियाला में हिंदी अध्यापिका हूं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में लक्ष्य का विशेष महत्व होता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी चीज को निशाना बनाया ही नहीं, उसका जीवन सार्थक कैसे हो सकता है। एक विद्यार्थी के जीवन में एक विशिष्ट लक्ष्य का होना अति अनिवार्य है और एक विद्यार्थी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। चाहे उसे मार्ग में लाखों बाधाएं मिले, लेकिन उसको अपना आत्मविश्वास सदैव बनाए रखना चाहिए और अपनी मंजिल की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में बहुत सी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां, निबंध और कविताएं सम्मिलित की जाती हैं, ताकि आप जीवन में ज्ञान तो प्राप्त करें ही, साथ ही साथ आपको इनसे प्रेरणा भी मिले कि जीवन में कठिन परिस्थितियों को आपने कैसे संभालना है। तो इन्हीं पंक्तियों को सार्थक करती हुई 7वीं की एक कविता, जिसका नाम है बड़े चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। आइए कवि के बारे में जानते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जन्म 22 फरवरी 1906, हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं के इस रचयिता को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित द्विवेदी जी ने बालोपयोगी रचनाएं भी लिखी। 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया था। बच्चों, यहाँ पर आपको यह बात बतानी जरूरी है कि यह कविता कवि ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लिखी थी। जब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी देश को आजाद करवाने की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उनमें नया जोश, उमंग और चेतना भरने के लिए यह कविता लिखी गई। तो आइए बच्चों, कविता पाठ आरंभ करते हैं प्रसंग सहित व्याख्या से। इस कविता का पहला पद्यांश है, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बड़े चलो बड़े चलो। तो बच्चों, सबसे पहले इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ आपको ध्यान से सुनने हैं एवं लिखने हैं। पहला कठिन शब्द है शस्त्र, अर्थात हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार। अस्त्र, फेंक कर मारा जाने वाला हथियार। अन्न, अनाज। नीर, जल। वस्त्र, कपड़ा। तो बच्चों, ये पहले पद्यांश में आए हुए कठिन शब्द थे, जिनका अर्थ आपको याद करना है। अब हम करते हैं प्रसंग। तो प्रसंग को लिखने से पहले आपको 4 बातों का पता होना चाहिए। कोई भी प्रसंग जब आप लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे उस कविता का नाम जिसमें से वो पद्यांश लिया गया है। तीसरे नंबर पर आपको उस कविता के कवि का नाम लिखना होता है और चौथे नंबर पर आपको कविता में विशिष्ट रूप से कही गई बात लिखनी होती है। यानी दूसरे शब्दों में कविता का संक्षिप्त सार आप प्रसंग में चौथे नंबर पर लिखते हैं। तो बच्चों, प्रसंग को खुद लिखना सीखें, आपकी रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा। तो इस कविता का पहला प्रसंग क्या लिखेंगे आप? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से बड़े चलो नामक कविता में से लिया गया है। इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं।
इस कविता में उन्होंने उन स्वतंत्रता सेनानियों को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए रणभूमि में कूद चुके हैं और उन्हें अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्ग में आने वाली किसी भी विपत्ति से ना घबराने की प्रेरणा दी है। उनको अपने मार्ग पर तब तक डटे रहना है जब तक देश आजाद ना हो जाए। तो बच्चों, इस पद्यांश की व्याख्या इस प्रकार है। कवि स्वतंत्रता सेनानियों को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि न हाथ एक शस्त्र हो, चाहे तुम्हारे हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, न हाथ एक अस्त्र हो, न हाथों में कोई अस्त्र है, न अन्न नीर वस्त्र हो, न खाने के लिए रोटी है अनाज है, न पीने के लिए नीर अर्थात पानी है, न पहनने के लिए कपड़ा है अर्थात तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हटो नहीं डटो वहीं बढ़े चलो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने मार्ग से हटना नहीं है। तुम्हें निरंतर डटकर उस मार्ग पर तब तक चलते जाना है जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। बढ़े चलो, आगे ही आगे बढ़ते चलो। तो कैसे लिखेंगे आप इसकी व्याख्या कि कवि स्वतंत्रता सेनानियों को संबोधित करते कहते हैं कि चाहे तुम्हारे हाथ में ना कोई अस्त्र है और ना ही कोई शस्त्र है, ना ही तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़ा है, फिर भी तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने रास्ते से हटना नहीं है। यहीं पर डटे रहना है और आगे ही आगे बढ़ते जाना है। तो आइए बच्चों, अब इस कविता का दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो। अब देखते हैं इस पद्यांश में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ। समक्ष अर्थात सामने, हिम शिखर बर्फ की चोटी, निखर चमक, तन शरीर। तो इसकी व्याख्या करते हैं बच्चों। तो कवि इसमें कहते हैं कि हे स्वतंत्रता सेनानियों, रहे समक्ष हिम शिखर, चाहे तुम्हारे सामने बर्फ की चोटी हो, अर्थात चाहे तुम्हारे सामने हिमालय के पहाड़ों की तरह जितनी भी बड़ी कठिनाई हो, तुम्हारा प्रण उठे निखर, तो तुम्हें क्या करना है? साहस से काम लेना है। प्रण उठे निखर अर्थात जो तुमने तय किया है उसके लिए तुम्हें और संघर्ष करना है। भले ही जाए तन बिखर, इसके लिए चाहे तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना हो जाएं। रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में रुकना नहीं है और ना ही झुकना है, बल्कि आगे ही आगे बढ़ते जाना है। तो व्याख्या कैसे लिखेंगे? कवि कहते हैं कि हे स्वतंत्रता सेनानियों, चाहे तुम्हारे रास्ते में हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ भी आकर क्यों ना खड़े हो जाएं, अर्थात कितनी भी बड़ी बड़ी कठिनाइयां तुम्हारे सामने क्यों ना आ जाएं, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें साहस से काम लेना है। इन कठिनाइयों को देखकर तुम्हारी प्रतिज्ञा में और भी निखार आ जाए। चाहे तुम्हारा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए, पर तुम्हें किसी भी हालत में रुकना नहीं है और ना ही झुकना है। तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों, अब चलते हैं इस कविता के तीसरे पद्यांश की ओर। घटा घिरी अटूट हो, अधर पे कालकूट हो, वहीं सुधा का घूट हो,
जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो अब देखते हैं इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ। पहला कठिन शब्द है घटा अर्थात बादल, अटूट लगातार, अधर होंठ, कालकूट जहर, सुधा अमृत। तो बच्चों आओ अब इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसमें कवि क्या कहते हैं? घटा घिरी अटूट हो, चाहे तुम्हारे रास्ते में दुख रूपी काली घटाएं घिर आए। यहाँ पर घटा किसका प्रतीक है? कठिनाइयों का, दुखों का। अधर पे कालकूट हो, तुम्हारे होठों पर चाहे जहर के प्याले लगे हो, वहीं सुधा का घूंट हो, लेकिन तुम्हें क्या करना है? चाहे अधर पे जहर के प्याले हों, पर फिर भी उनको क्या करना है? अमृत का घूंट समझकर पीना है। जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो आपको जीना है और मरना भी है, यानी कोई भी अवस्था आपके सामने हो, चाहे आप जिए चाहे आप मरे, लेकिन कुछ भी हो जाए, आपको आपके मार्ग पर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाना है। तो व्याख्या है, कवि कहते हैं कि चाहे तुम्हारे रास्ते में दुख रूपी काली घटाएं घिर आएं, तुम्हारे होठों पर जहर के प्याले लगे हों, परंतु फिर भी तुम्हें घबराना नहीं है और उस जहर को अमृत का घूंट समझकर पी लेना है। जीते हुए और मरते हुए दोनों ही अवस्थाओं में तुम्हें आगे ही आगे बढ़ते जाना है। तो आइए बच्चों, अब इस अगले पद्यांश में देखते हैं कि कवि किस प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित कर रहे हैं। अगला पद्यांश है, गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। बच्चों इस पद्यांश में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं। गगन अर्थात आकाश, लहू खून, फाग होली खेलना। तो आओ अब इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें कवि क्या कहते हैं? गगन उगलता आग हो, गगन अर्थात आकाश, चाहे तुम्हारे रास्ते में आकाश आग उगल रहा हो, मतलब बहुत सारी विपत्तियां हो, छिड़ा मरण का राग हो या मृत्यु का गीत शुरू हो गया हो। अब मृत्यु के गीत का क्या अर्थ है विद्यार्थियों? यानी तुम्हारे सामने मौत खड़ी है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु से डर जाता है, लेकिन यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि अपने मार्ग पर, रास्ते पर बढ़ते जाओ, आगे मौत भी आ जाए तो पीछे नहीं हटना है। लहू का अपना फाग हो, फिर भी तुम्हें अपना लहू बहाते हुए वहीं पर अटल रहना है। अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। अपने रास्ते पर अटल रहो और अगर बलिदान देना पड़ जाए तो वो भी दे दो और अपने रास्ते पर आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो व्याख्या है, इसमें कवि कहते हैं कि चाहे तुम्हारे रास्ते में आकाश आग उगल रहा हो या मृत्यु का गीत शुरू हो गया हो, अर्थात मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी हो, फिर भी तुम्हें अपना लहू बहाते हुए वहीं पर अटल रहना चाहिए और बलिदान दे देना चाहिए। अपने रास्ते पर आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए बच्चों, इस कविता का 5वां पद्यांश पढ़ते हैं। चलो नई मिसाल हो, चलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इसके साथ अब देखते हैं इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ और बाद में करेंगे व्याख्या। कठिन शब्द: मिसाल, नमूना या उदाहरण, कमाल, चमत्कार। अब इसकी व्याख्या देखें।
तो कवि क्या कह रहे हैं वीरों से? चलो नई मिसाल हो, अर्थात इस प्रकार आगे बढ़ो कि तुम एक नया उदाहरण कायम कर दो। चलो नई मशाल हो, नई मशाल की तरह जलते हुए देश को रास्ता दिखाओ। जैसे हाथ में मशाल पकड़ी होती है तो पीछे आ रहे लोगों के लिए जो मशाल पकड़ कर रखता है वो एक मार्गदर्शक होता है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने वो बताया है जो मशाल को हाथों में लिए हुए हैं और संपूर्ण जन समूह को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। बड़ो नया कमाल हो, मार्ग पर इस प्रकार आगे ही आगे बढ़ते जाओ जिससे कि एक नया चमत्कार हो जाए। झुको नहीं, रुको नहीं। शत्रु जितना भी आपको कष्ट दे, लेकिन आपको झुकना नहीं है और रुकना नहीं है। बड़े चलो, बड़े चलो, आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। व्याख्या: कवि वीरों से कहता है कि हे वीरों, तुम आगे इस प्रकार बढ़ो कि एक नया उदाहरण कायम हो जाए और एक नई मशाल की तरह जलते हुए देश को रास्ता दिखाओ। तुम अपने मार्ग पर इस प्रकार आगे बढ़ो जिससे कि एक नया चमत्कार हो जाए। तुम शत्रु के सामने झुको नहीं और आगे बढ़ने से रुको नहीं, बस आगे ही आगे बढ़ते जाओ। तो आइए बच्चों, अब इस जोशीली कविता का आखिरी पद्यांश करते हैं। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वहीं, बड़े चलो बड़े चलो। इसी के साथ करते हैं इस पद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ और व्याख्या। कठिन शब्द हैं: अशेष रक्त, सारा खून, स्वतंत्रता, आजादी, कड़ी, बंधन, युगों की, सदियों की। अब करते हैं इसकी व्याख्या। कवि वीरों से क्या कहते हैं? अशेष रक्त तोल दो, अर्थात जो भी तुम्हारे शरीर में रक्त बचा है उसको देश पर न्योछावर कर दो, स्वतंत्रता का मोल दो। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता बहुत अनमोल है और इसको पाने के लिए आपको कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। कड़ी युगों की खोल दो, तुम सदियों से पैरों में पड़ी गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ दो। डरो नहीं मरो वहीं, बड़े चलो बड़े चलो। और तुम्हें डरना नहीं है, आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। व्याख्या देखें। कवि वीरों से कहता है कि हे वीरों, तुम अपने शरीर का सारा रक्त अपने देश पर न्योछावर कर दो। स्वतंत्रता बहुत अनमोल है, इसको पाने के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तुम सदियों से पैरों में पड़ी गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ दो। तुम्हें डरना नहीं चाहिए और आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इस कविता की प्रसंग सहित व्याख्या अच्छी प्रकार से समझ आई होगी। तो आइए अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले करते हैं वो प्रश्न जिनका उत्तर आपको 1 या 2 वाक्यों में देना है। पहला प्रश्न है, कवि किन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? कोष्ठक में दिए संकेतों पर निशान लगाइए। बच्चों, आपने ध्यान से कविता सुनी होगी, तो किनको कवि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? बालकों को, युवाओं को, देशवासियों को या स्वतंत्रता सेनानियों को? उत्तर स्पष्ट है। क्या उत्तर है? स्वतंत्रता सेनानियों को। ख, कवि अस्त्र शस्त्र के बिना लड़ने का सुझाव क्यों देता है? उत्तर, कवि अस्त्र शस्त्र के बिना लड़ने का सुझाव इसलिए देता है क्योंकि उसे सत्य और अहिंसा में पूर्ण विश्वास था। वे गांधीवादी विचारों के समर्थक थे। तीसरा प्रश्न है, यह कविता
देश के आजाद होने से पहले लिखी गई है अथवा बाद में? यह कविता देश के आजाद होने से पहले लिखी गई थी। आइए बच्चों, अब हम उन प्रश्नों को करते हैं जिनका उत्तर आपको 4 या 5 पंक्तियों में लिखना है। प्रश्न: कवि अपने पाठकों को मशाल बनकर जलने की प्रेरणा क्यों देता है? कवि अपने पाठकों को मशाल बनकर जलने की प्रेरणा इसलिए देता है ताकि देश के सभी लोग देश की आजादी की लड़ाई में भाग लें और इन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कदम से कदम मिलाकर देश को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका निभाएं। मशाल बनकर जलने वाला सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। इसीलिए कवि ने पाठकों को मशाल बनकर जलने की प्रेरणा दी है। अगला प्रश्न है, जिए चलो मरे चलो, कवि जीवन और मृत्यु को साथ लेकर चलता है, क्यों? स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन होता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वीरों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। कवि कहना चाहते हैं, इस मार्ग पर चलने वाले वीर सेनानी जीवन और मृत्यु को एक समान मानकर चलते हैं। वीर जन्म मरण की परवाह नहीं करता, वह जीता भी है और मरता भी है। आगे है, कविता का सार लिखें। उत्तर: बड़े चलो कविता में श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष करने में जुटे रहने और अपने मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। यह कविता उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लिखी है। कवि स्वतंत्रता सेनानियों को कहते हैं कि चाहे तुम्हारे हाथ में अस्त्र और शस्त्र नहीं है, खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, फिर भी अपने मार्ग से पीछे मत हटो। कितनी भी बड़ी बड़ी कठिनाइयां तुम्हारे सामने क्यों ना आ जाएं, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। इन कठिनाइयों को देखकर तुम्हारी प्रतिज्ञा में और भी निखार आ जाए। चाहे तुम्हारा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए, पर तुम्हें किसी भी हालत में रुकना नहीं है। तुम्हारे होठों पर चाहे जहर के प्याले लगे हों, परंतु फिर भी तुम्हें घबराना नहीं है और उस जहर को अमृत का घूंट समझकर पी लेना है। कवि वीरों से कहता है कि हे वीरों, तुम आगे इस प्रकार बढ़ो कि एक नया उदाहरण कायम हो जाए। तुम अपने शरीर का सारा रक्त अपने देश पर न्योछावर कर दो। तुम सदियों से पैरों में पड़ी गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ दो। तुम्हें डरना नहीं चाहिए और आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। पहला है समक्ष, अर्थात सामने। वाक्य: हमारे समक्ष चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। कालकूट, अर्थ जहर। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अगर कालकूट भी पीना पड़े तो कम है। सुधा, अर्थ अमृत। वाक्य: स्वतंत्रता सुधा के समान होती है। फाग, होली। स्वतंत्रता सेनानियों का काम ही रक्त से फाग खेलना है। अशेष, अर्थात संपूर्ण। महान वीरों ने अपना अशेष रक्त देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। बच्चों, अब करते हैं विपरीतार्थक शब्द। स्वतंत्रता,
प्रतंत्रता, मरण, जीवन, कालकूट, सुधा। आगे है संज्ञा शब्द बनाएं। रुकना, रुकावट, झुकना, झुकाव, जलना, जलन, निखरना, निखार, बिखरना, बिखराव। अब करते हैं पर्यायवाची शब्द। वस्त्र, चीर, कपड़ा, शिखर, चोटी, शैल, अटूट, मजबूत, अटल, राग, गीत, सुर, मशाल, नौ, क्रांति, मिसाल, उदाहरण, नमूना, नीर, पानी, जल। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि इस कविता ने आपके अंदर एक नया जुनून और जोश भर दिया होगा और आपने इस कविता से यह भी सीखा होगा कि इंसान अगर किसी चीज को करने की ठान ले तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।